बहुत दिल से स्वागत है, दिल से धन्यवाद है। बाप दादा और बड़ों की छत्रछाया में रहने वाले, दुआओं से भरपूर, आज्ञाकारी, अथक सेवाधारी ऐसे हमारे सीए निखिल भाई जी का दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान, माना मूर्ति छोटी है लेकिन उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है। जिन्होंने लौकिक में कई अवार्ड्स प्राप्त किए और अभी दुआओं के अवार्ड्स प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे निखिल भाई जी के लिए नाम की तरह इनके लिए कहूँगी, खिला हुआ फूल अपनी सुगंध से आकर्षित करता है। खिला हुआ सूरज सृष्टि पर कोने कोने में किरण फैलाता है। ऐसे ही सदा नित अपनी कला कुशलताओं से बाप दादा को सरों को आकर्षित कर भारत के कोने कोने में कनेक्ट वन द्वारा अपनी किरणें फैलाए निखिल भाई जी अपनी किरणें फैला रहे हैं। आज के सत्र में सुनेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B और ITR के लिए निखिल भाई जी। ओम शांति। परसों से लेकर अब तक आपने काफ़ी कुछ सुन लिया है। इनकम के बारे में, क्या कमाया, क्या खाया, मना सफल किया, ये सब हमने जान लिया है। अब उसके बाद नंबर आएगा हमारा ऑडिट रिपोर्ट का। जैसे स्कूल में क्या होता था, पूरा साल पढ़ाई करते थे, ट्यूशन करते थे, टेस्ट देते थे, फिर लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम होता था। फिर उस फाइनल एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड आता था। ये फॉर्म 10B क्या है, वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। हम पूरा साल मेहनत करते हैं, अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, वाउचिंग होती है, चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद जो फाइनल ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिज़ल्ट जो है वो फॉर्म 10B है। तो उसमें ऑडिटर को लिखना है एक एक चीज़ के बारे में कि क्या हमने पूरे साल में किया, क्या रिज़ल्ट है फाइनल, वो उसमें आएगा। अभी स्कूल में कभी कहते थे, मान लो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और रिज़ल्ट ख़राब है, तो टीचर को बोला कभी कि मार्क्स थोड़े से ग्रेस मार्क्स ऐड कर दो, पास करा दो? करेगा टीचर? अच्छा टीचर कभी नहीं करेगा। मेहनत करो, पास हो। तो ऐसे ही ऑडिटर भी जो एक्चुअली बुक्स हमने उनको प्रेजेंट करी हैं, उसको जो उस बुक्स में है उसी का रिजल्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है। यही इस प्रोफेशन की डिग्निटी है। जो भी ऑडिटर है उसको एक्चुअल लिखना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा एक्ट है, CAs का एक्ट बना हुआ है, एथिक्स है, सब कुछ है, उसके हिसाब से उनको चलना ही पड़ेगा। और बाबा का ज्ञान भी यही है, सच्चाई सफाई से चलना है। तो जिस तरह से स्पिरिचुअल लॉज हम फॉलो करते हैं, बाबा की श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, उस तरह से जो लीगल लॉज हैं उसे भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। जो बाबा ने इस यज्ञ को स्थापन किया है, उसका जो आज नाम है, पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा कुमारीज हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और सब तारीफ करते हैं। लेकिन वो इतने सालों में वो बिल्ट हुआ है। मैंने तो सुना ही है, आप में से तो काफ़ी हैं जो उन्होंने वो टाइम भी देखा है जो कितनी बातें होती थी संस्था के बारे में शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाती है। जो एक्चुअल है आज दुनिया समझ रही है कि हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जो एक्चुअल में काम करती है, ऐसे नहीं, दिखावा नहीं है। तो वो बिल्ड करने में कितना टाइम लगा, और कोई ऐसी चीज़ हमारे अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीज़ निकल के आए जो रिपोर्ट में ऑडिटर को लिखनी पड़े कि ये कमियां हैं, और वो सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट जाए, वो नोटिस में आए,
तो वो 1 सेकंड लगता है वो इतनी बनी बनाई को ख़त्म होने के लिए। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो ये रिपोर्ट है वो क्लीन रहे। वो क्लीन रिपोर्ट का क्या करना है हमें, कैसे होगा, जब हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उतनी इम्पोर्टेंस के साथ। तो अभी फॉर्म 10B और ITR 7 जो इनकम टैक्स रिटर्न हमारी संस्थाओं को भरनी होती है, 2 टॉपिक्स हैं। तो पहले हम फॉर्म 10B से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म 10B से पहले जो ऑडिट की बात है, ये सेक्शन है सेक्शन 1023C और 12A, जिसमें हमने रजिस्टर किया है हमारी संस्थाओं को। BK ब्रह्मा कुमारी 1023C और बाकी 12A में उसके ये स्पेसिफिक सब सेक्शंस के साथ जो मेंशन किया है, इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में हमें ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद रूल 16CC और 17B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है कि ऑडिटर को जो ऑडिट करके रिपोर्ट देनी है वो किस तरह से, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। ये तो ऑडिट रिपोर्ट तो सालों से ऑडिटर दे रहे हैं। ऑडिट कोई पहली बार इस साल नया तो नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है फॉर्म 10B कितनी दिन, 1 महीना हो गया, ऐसा क्या है। तो वो जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई वो, जैसा कि भाई जी ने बताया, 21 फरवरी 2023 को सरकार ने नया फॉर्म 10B नोटिफाई किया। अब वो क्या है नया फॉर्म 10B, पहले भी 10B था। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें, पहले था कमाया, खाया और बचाया। ये 3 मुख्य फिगर्स, अमाउंट्स हमें रिपोर्ट में ऑडिटर को देनी होती थी कि इतनी इनकम हुई, इतना खर्चा हुआ और इतना बचाया। जैसे 100 रुपये आया, 85 खर्च किया और 15 रुपये सेव किया। मुख्य ये, और कुछ थोड़े से क्वेश्चंस में येस नो में आंसर देना होता था, बस इतना ही। लेकिन अब जो बाबा मना करता है ना, क नहीं यूज़ करना, क्यों, क्या, कब, कैसे, किसने, कहाँ, सारे का उत्तर हमें अभी ऑडिटर को इस ऑडिट रिपोर्ट में देना है, इतनी डेप्थ में। तो बाबा कह रहे सार में आओ, लेकिन सरकार कह रही है विस्तार में आओ। ये होना ही है। ज्ञान की अपने आध्यात्मिक रीति से देखेंगे तो हमें सार में आना है, लेकिन कलयुग की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार भी मजबूर है उसके लिए। जैसे बताया कि कई संस्थाएं ऐसे काम कर रही हैं जिसके कारण सरकार को ये लाना पड़ा। अब दुनिया और हम उसके बीच में संगम में बैठे हैं। तो स्थिति को सार में रखेंगे, लेकिन वो विस्तार वाला काम भी हमें करना ही पड़ेगा। तो अब इस ऑडिट रिपोर्ट में ये जो पहला सबसे आप देख रहे लाइन में, ये ओपिनियन पहले भी जाती थी कि इन आवर ओपिनियन, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो पहले भी लिखते थे कि हाँ बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक बना हुआ, ठीक ठाक है। ये तो था। तो फिर नया उन्होंने क्या ऐड किया इसमें? नया इन्होंने ऐड किया, एक तो जो भाई जी ने अभी बताया, रूल 17AA में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, जो इतनी नई लंबी लिस्ट आई है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे प्रॉपरली मेंटेन करी हैं, ये सर्टिफाई करके देना है। और दूसरा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस का भी भाई जी ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर नहीं वहाँ मेंटेन करेंगे तो रेजोल्यूशन पास करेंगे, इनकम टैक्स में बताना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और दूसरा जो सबसे खतरनाक, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, जो एनेक्स्चर इस फॉर्म 10B के इस रिपोर्ट के साथ है, जिसमें 49 क्लॉजेस उन्होंने ऐड किए हैं। जहाँ सिर्फ 1-2 क्लॉज में हम भर देते थे इनकम एक्सपेंस वगैरह, 49 क्लॉजेस ऐड किए हैं, और जिसका सर्टिफिकेशन ट्रू एंड करेक्ट के रूप में देना है। माना ऐसा नहीं कि वो ठीक ठाक है, जो फेयर ट्रू एंड फेयर में बोलते हैं ना कि ठीक ठाक है अकाउंट्स, वो नहीं चलेगा। एक एक चीज़ को चेक करके ऑडिटर को सर्टिफाई करना है, और यहाँ अगर गलती मिलती है तो ऑडिटर के ऊपर बहुत बड़ा सरकार एक्शन भी ले सकती है।
तो इतनी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी उनको इस चीज के लिए। फॉर्म 10 भी किसके ऊपर लागू होता है, उसमें कुछ नियम बताए गए हैं। मुख्य रूप से ये है कि अगर किसी की इनकम संस्था की 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है साल की, कोई बड़ी बात नहीं है, आज कितनी संस्थाएं हैं, हजारों संस्थाएं हैं जिनकी इतनी इनकम है, या वो संस्था फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है, FCRA में रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है, तो भी फॉर्म 10 भी भरना पड़ेगा। और वो संस्था फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना भी ले, इनकम 5 करोड़ से ऊपर नहीं भी है, लेकिन अगर फॉरेन में खर्चा करती है तो भी फॉर्म 10 भी उनके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अपने केस में ये थर्ड पॉइंट नहीं लागू होता। ये क्लियर हो गया कल से सबको कि फॉरेन का खर्चा हम किसी भी संस्था से नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, BK ट्रस्ट, RERF, BKES, इन सब में ये फॉर्म 10 भी एप्लीकेबल है, इसलिए ये हॉट टॉपिक है। अब इसके बाद शुरू के जो कुछ क्लॉजेज हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन के हैं, संस्था का नाम, पैन नंबर और वो सब चीज़ें, वो हम इसमें कवर नहीं कर रहे क्योंकि शॉर्ट टाइम है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं जिस पे हमें अटेंशन देना है वो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लॉज 14, जो अभी रूल 17AA में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करनी है इस साल से। ये वो क्लॉज है जिसमें ऑडिटर को एक एक चीज़ सर्टिफाई करके देनी है। मतलब पूरी लिस्ट जो 17AA की है उसको इस रिपोर्ट में कोड्स में डिवाइड कर दिया, नंबर 1, 2, 3, 4। तो ऑडिटर को लिखना है कि ये वाला कोड, ये वाली बुक्स क्या मेंटेन करी इंस्टीट्यूशन ने, क्या कंप्यूटर सिस्टम में है या कैसे मेंटेन करी, रजिस्टर्ड ऑफिस में है, कहाँ पर रखी, और उसका ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए लिखा कि ये मेंटेन ही नहीं करी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। फिर हमें करना क्या है इसमें, ये क्वेश्चन आएगा। अब मेंटेन तो करना है इतना सारा डेटा, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने चेक करना है, कुछ नहीं मिलेगा फटाफट लिख देंगे रिपोर्ट में। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जो करने की है। मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमें क्या करना है। जैसे आज रूल 17AA में आया नया कि जो वेंडर्स को हम पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें नाम और एड्रेस लेना है, तो ये काम हमें ही करना है। लॉ नया आया है, ये हमें ही मेंटेन करना है। ऑडिटर का काम तो चेक करने का है, ये हमें मेंटेन करना है। रिसिप्ट्स जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उनकी रिसिप्ट्स को मेंटेन करना। नॉर्मली हम बिल लगा देते हैं, एंट्री के साथ चल जाता था, लेकिन अब जो मैंडेटरी आया है कि हमें जो रिसिप्ट है वो भी मेंटेन करनी है। अब सब जगह तो नहीं मिल रही, लेकिन जहां मैक्सिमम मिले हम जेन्युइनली उतना तो करें ताकि कल को कोई उंगली ना उठा सके हमारे ऊपर। उतना ऑडिटर भी कैसे सर्टिफाई करेगा। अब जहाँ पे उसको दिख रहा है कि रिसीट अवेलेबल है फिर भी नहीं ली, फिर भी नहीं लगाई, तो कहेगा ना कि तो आपकी केयरलेसनेस है, आप नहीं ध्यान से काम कर रहे हो। जहाँ नहीं मिल सकती जेन्युइनली, जैसे भाई जी ने एग्जांपल लिया, फ्रूट ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, वहाँ तो नहीं रसीद मिलेगी, तो उसके लिए ठीक है, वो इतना सरकार भी समझेगी, मैंडेटरी है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो उनको इतना समझ में आएगा कि यहाँ चल सकता है। अब जहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर बिल मिला है, सब कुछ है, अब उनसे भी हम रसीद नहीं ले रहे, वो हमें अब से शुरू करना है क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है और सर्टिफिकेशन होना है। अब जैसे भाई जी ने पेड एंड कैंसल्ड स्टैम्प का भी बताया, तो ये अभी काफ़ी उन्होंने शुरू कर भी दिया है क्योंकि इस साल के मिड से ही ये हमने स्टैम्प सबको अरेंज कराई थी यहाँ से। तो जैसे जैसे जिस टर्न में आए थे तो मैक्सिमम तो काफ़ी ले गए हैं, तो ये भी हमें लगाना है। जैसे ओरिजिनल बुक्स का भी भाई जी ने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का भी बताया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का, कि ये भी हमें यहाँ पे मेंटेन करने। माना ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी पूरे साल में क्या चेंजेस, ऐसा नहीं है कि साल के शुरू में आएंगे या साल के एंड में आएंगे,
पूरे साल में अलग अलग नोटिफिकेशंस कुछ ना कुछ सरकार देती रहती है, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट मैक्सिमम चीज़ें होती ही हैं। तो जो भी ये चीज़ें हैं हमें इन सबको कंप्लाई करना है, ये हमें करना है। बाकी सब ठीक है, उसके अलावा तो और क्या है। फिर उसके बाद क्लॉज 19, ये क्लॉज क्या कहता है कि डिटेल्स ऑफ टीडीएस प्रोवाइड कीजिए, जो भी आपकी इनकम पर टीडीएस कटा है। खर्चे वाला ये क्लॉज नहीं है, वो बाद में आएगा। आपकी इनकम पर अगर कोई टीडीएस कटा है तो उस कितनी अमाउंट पर टीडीएस कटा है, और कितना टैक्स कटा है टीडीएस का जो है, किस सेक्शन में कटा है, उस इनकम की क्या कैटेगरी है, उसमें वो कहते हैं ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है, या एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर कहते हैं क्या उसके लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या उसके लिए आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग कराने गए कंपनी में और पैसा मिला, उस पर टीडीएस काट लिया, तो सरकार ये कहती है कि इसको अगर बिजनेस इनकम मान लेती है तो उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और फिर क्लॉज 17 और क्लॉज 18 में उसके लिए अलग ऑडिट रिपोर्ट और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होंगी अगर वो बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए ये कल भी क्लियर हुआ कि हमें किसी भी इनकम जिसके ऊपर टीडीएस कट रहा है वो इनकम हम नहीं ले सकते संस्था के अकाउंट में। ये कल हमने इसको डिटेल में इसकी चर्चा करी थी। और जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए कल एक तो ये कंपनी का एग्जाम्पल लिया था कि कोई प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे हम जाएं या वो हमारे यहाँ पे आए, वो इनकम पे टीडीएस कटा। या जैसे एमपी एमएलएस जो फंड देते हैं, ये ध्यान रखना कि बोलेंगे वो डोनेशन ही कि हाँ हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा आपको आएगा उसमें टीडीएस काट के वो पैसा दे देंगे आपको। तो ये पहले ही हमें उनसे, जब भी कंपनी से या किसी से फंड आ रहा है तो पहले ही क्लियर करना है कि उस पर टीडीएस नहीं कटे। ऐसे ही रेंटल इनकम, अगर किराया हमें कुछ मिल रहा है किसी जगह पे, उस पर कोई टीडीएस काटता है तो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये हमें बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर कंपनी ने बिना बताए टीडीएस काट दिया तो क्या करना है हमें। मतलब कंपनी ने तो बोला था ठीक है मैं नहीं काटूंगी, बाद में उनका इंटरनल कुछ डिस्कशन हुआ, उन्होंने काट दिया, अब क्या करेंगे, वापस करेंगे? यस, यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म 26 AS में वो रिफ्लेक्ट आपका टीडीएस करता रहेगा। तो आपको सिर्फ पैसा वापस नहीं करना है, लेकिन उसके साथ कंपनी वालों को ये भी बोलना है कि अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करें। वो रिटर्न रिवाइज करेंगे तो उसका इफेक्ट फॉर्म 26 AS में आएगा और वहाँ से वो एंट्री टीडीएस वाली हट जाएगी। तो वो जो खतरे के बादल जो मंडरा रहे थे वो साफ हो जाएंगे। और तीसरा, डोनेशन के लिए हम बोल सकते हैं अभी भी उनको कि अगर डोनेशन के फॉर्म में वो देना चाहते हैं तो हमें कोई हर्जा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हम फंड नहीं ले सकते, बीके के अलावा दूसरी इंस्टीट्यूशंस में हम ये फंड ले सकते हैं कंपनीज की ट्रेनिंग में जब जाते हैं, लेकिन डोनेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, ये हम उनको क्लियर बता सकते हैं। तो अगर वो डोनेशन के रूप में दें तो कोई हर्जा नहीं है। अब उसके बाद आता है क्लॉज 21 टू क्लॉज 30। इन क्लॉजेस में जो भी इनकम है हमारी, उस इनकम की सारी डिटेल्स आएंगी, चाहे वो डोनेशन से है या कोई और बैंक इंटरेस्ट जो अदर इनकम में आता है, वो सारी इनकम की डिटेल जाएगी। और पिछली बार तक तो क्या था कि जैसे फॉर्म 10 BD नया नया आया था, इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी डोनेशंस को हम 10 BD में रिपोर्ट करें, कौन सी को नहीं करें, और कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। इस बार फॉर्म 10 BD में, फॉर्म 10B में
उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि हमें किस किस तरह से डोनेशंस को दिखाना है, कौन सी 10BD में जाएगी, कौन सी 10BD में नहीं रिपोर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे सारी आएंगी। तो ऑडिटर को सब यहाँ पे बताना है। तो जैसे अमाउंट्स रिपोर्टेड अंडर फॉर्म 10BD, जो नहीं रिपोर्ट करी वो कौन सी हैं, कल हमने सब डिस्कस किया। कैश डोनेशंस हम नहीं रिपोर्ट करेंगे, इसके लिए फॉर्म 10B नहीं मिलेगा। डोनेशंस वेयर आईडी प्रूफ इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी नहीं जाएंगी। इसको भी हम 10B में ऑडिटर अलग से लिख के बताएंगे कि इतनी डोनेशन पे फॉर्म्स में आईडी प्रूफ नहीं है। डोनेशंस इन काइंड, ये भी 10BD में नहीं जाती, इसको हम 10B में रिपोर्ट करेंगे ऑडिटर। एनोनिमस डोनेशंस, एनोनिमस डोनेशंस में भी 2 अलग अलग फिगर्स उनको लिखनी है। एक, अगर 5% तक है तो वो अमाउंट, और अगर 5% से ज़्यादा है, सपोज 6% है, तो 5 को अलग लिख देंगे क्योंकि 5 तक की छूट है, और जो 1% एक्स्ट्रा होगा क्योंकि उस पर 34.32% टैक्स देना है, वो ऑडिटर को वहाँ पे अलग से लिखना होगा। और फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि हम टैक्स से छूट सकते हैं, वो देना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है। फिर ये टोटल डोनेशंस जो होगी उसमें से कितना डोनेशन फॉरेन से आया है ये भी उनको वहाँ पे लिखना है, उसकी पूरी डिटेल के साथ कि वो कॉर्पस है, नॉन कॉर्पस है, कितना आया फॉरेन डोनेशन और उसका खर्च कहाँ किया, ये भी शेड्यूल उसमें हर क्लॉज के साथ उन्होंने फॉर्म 10B में शेड्यूल दिए हुए हैं जिसमें डिटेलिंग्स जाएंगी, तो ये भी डिटेल वहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर उसमें कॉर्पस डोनेशन का भी स्पेसिफिक शेड्यूल है, पूरी उसमें कॉर्पस की जानकारी, साल के शुरू में कितना था और कितना आया, कितना खर्च किया, और जो बैलेंस है कॉर्पस का क्या वो 11(5) के मोड्स में है, मानी या ना FD, सेविंग्स बैंक या इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो 3 चीज़ें बताई उसमें है या उसके अलावा है। और जैसे ही ऑडिटर ने लिखा नहीं उसमें नहीं है, उसके अलावा कहीं और मेंटेन किया है, सोना चांदी खरीद लिया है या कुछ किया है ऐसा, और रिपोर्टिंग फिर उसका आगे टैक्सेबल, उसके इसके बाद तो टैक्स के भी क्लॉज आएंगे, फिर उसका इफेक्ट वहाँ पे दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन करनी है। तो फिर इसमें हमें क्या करना है, सब कुछ हमें करना है, सब कुछ तो करना है, मना एग्जैक्टली क्या करना है, हमें एक्यूरेट और टाइमली एंट्रीज कनेक्ट 1 में करनी है, ताकि टाइमली पता लगे कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है हम उसको देख के उसका कोई सोल्यूशन करें भी क्या हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूरेट एंट्रीज की अगर हम बात करें तो कल बहुत सारी बातें हमने जैसे डोनेशंस की करी कि जैसे मोड सिलेक्ट करना है डोनेशन का, कैश टू बैंक है, कैश है, बैंक RTGS है, NEFT है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से भरनी है क्योंकि यहाँ गलती हुई तो उसका इफेक्ट लास्ट तक जाएगा। एंट्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं अगर कोई मिस्टेक होगी तो लास्ट तक उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जाएगा। फिर उसके बाद जो कैटेगरी की हमने कल बात करी थी कि किस वाउचर में एंट्री करनी है, डोनेशन वाउचर में करनी है, रिसीट वाउचर में करनी है, डोनेशन इन काइंड वाउचर में करनी है, आईडी प्रूफ लेना है जिसमें पैन मैंडेटरी है, या नहीं मिली इंफॉर्मेशन किसी डोनर की, किसी ने नहीं बताया कि किसने पैसा ट्रांसफ़र किया, तो बैंक को हमने जो इन्फॉर्म करना है उससे डिटेल लेनी है। ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है, ये हमें करना है। बाकी सारी चीज़ें मधुबन से हो जाएंगी, जो उसकी डेटा की प्रोसेसिंग है, सरकार को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, ऑडिट है, वो सब यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जो डेटा मेंटेन करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हम सबको मिलके करना है, तभी ये काम पूरा हो सकता है। खर्चे अब इसमें आएंगे क्लॉज 31 में। पहले इनकम का सारा डिटेल उन्होंने लिया, अब खर्चे की बात आएगी। अब इसमें नया क्या किया उन्होंने, अब खर्चे में जैसे आदरणीय कृष्णा भाई जी ने बताया था कि 6 अलमारियां रखी हैं, ऐसी कोई फिजिकल अलमारियां नहीं है, लेकिन फंड को हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कितना इस साल की इनकम है, कितना कॉर्पस है, कितना पिछले सालों में जो 15% हर साल हम सेव कर सकते हैं, जो खर्च करने की
ज़रूरत नहीं है, कितना वहाँ से है। इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ का यहाँ पे पूरा डिटेल बना के देनी है हमें, हर एक चीज़ यहाँ पे, कि ये एप्लीकेशन करंट ईयर की इनकम से हुई या 15% की जो सेविंग है उससे हुई, कि ये एप्लीकेशन कॉर्पस से हुई। और इसके अलावा जैसे फ्यूचर बिग एक्सपेंसेस का हम फॉर्म भर रहे हैं, इस बार पैसा इस साल में खर्च नहीं हुआ तो अगले साल उसका भी तो खर्चा होगा, तो वो पैसा तो पिछले साल की इनकम है, अगले साल की इनकम तो नहीं होगी। वो भी बताना है कि जो हमने 85% पूरा नहीं होने पर जो सेविंग अलग से किया है उसमें से खर्चा किया। ये सारी डिटेल ये फॉर्म 10B में ऑडिटर को देनी है। और एक नई चीज़ जो उन्होंने ऐड करी, जो भी खर्चा हम उसमें एप्लीकेशन दिखाएंगे कि हमने इतना एक्सपेंस किया, उस सारे खर्च को स्प्लिट करना है 2 भागों में, इलेक्ट्रॉनिक और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, ये रूल में बताया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं। और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक जो भी बच गए, कैश, इवन अकाउंट पे चेक भी अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा। भले वो उसी क्लियरिंग बैंक के थ्रू है, लेकिन वो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा। और ये रिपोर्टिंग कैसे हो पाएगी? जब करेक्ट मोड एंट्री के टाइम ही सिलेक्ट होगा, तभी फिर कनेक्ट वन में कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें कि जिससे ये हजारों लाखों एंट्रीज को वो स्प्लिट करके दे दे। मैनुअली तो पॉसिबल ही नहीं है करना, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें एंट्री के टाइम पे, ये नई चीज़ इस बार आई है। मोड सालों से सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, शुरू से कनेक्ट वन में मोड का ऑप्शन है, लेकिन ध्यान से देख करके इसको सिलेक्ट करना, ये हमें अटेंशन देना है, तब हम इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएंगे। और जो लास्ट में लिखा है, अभी भाई जी ने ज्ञान सभा में बताया कुछ दिन पहले, जो एक नई रिक्वायरमेंट उन्होंने हमारे सामने ला करके दी, कि जितनी भी पेमेंट्स 50 लाख रुपए से ज़्यादा हुई पूरे साल में, किसी एक व्यक्ति को 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट, क्या हमारे सेंटर से चेक करना है? नहीं, ये पूरी संस्था की बात है। भले 5 लाख किसी ने दिया, 10 लाख किसी ने दिया, 5,000 किसी ने दिया, पूरा मिला के जिसका 50 लाख से ऊपर होगा, उसका नाम, उसका पैन, किस मोड से पेमेंट हुई। अब मोड भी एक नहीं होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक से दिया, किसी ने नॉन इलेक्ट्रॉनिक से दिया, उसका टीडीएस अगर कोई कटा है उसकी डिटेल, किस सेक्शन में टीडीएस कटा है उसकी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। टाइम उतना ही है, देखा जाए तो उतना भी नहीं है, 1 महीना कम हो गया है। जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30/9 थी वो तो वही रखी, लेकिन जो फॉर्म 10 भरने की डेट है वो 31 अगस्त कर दी है। टाइम कम और काम ज़्यादा, ये कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए? देखो, इसमें भी वही, जैसे कल हम एग्जाम्पल ले रहे थे, कोई अंकित लिखेगा तो कोई कलंकित लिखेगा ही लिखेगा। हम नहीं कर सकते क्योंकि नाम में मैनुअली टाइपिंग है, तो ये एरर होने के चांसेस है। सुनने में किसी ने वर्बली नाम बताया, टाइपिंग में कुछ हो गया। तो इसकी विधि यही है कि हर पेमेंट के लिए हम पैन नंबर साथ में एड्रेस बुक में ऐड करें, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अलग अलग सेंटर से पेमेंट हो रहा है, हम नाम यूनिक कराने की कितनी भी कोशिश करेंगे, एक स्पेलिंग भी, एक अल्फ़ाबेट भी ऊपर नीचे हो गया तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो उसको अलग वेंडर मान लेगा, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकती है। तो इसी के लिए जब से ये रूल आया उसके कुछ ही दिनों बाद कनेक्ट वन में 50,000 रुपये से ज़्यादा की जो भी आप पेमेंट एंट्री कर रहे हैं उसमें पैन को मैंडेटरी कर दिया। अभी 100% को अभी नहीं किया, अभी क्योंकि नया आया है और ऑलरेडी 11 महीने की एंट्रीज हो चुकी थी, तो फिर भी 50,000 से ऊपर अगर कोई पेमेंट हो रही है तो उसमें पैन मैंडेटरी किया है। उसमें ये तो एक चीज़ है। जो एंट्रीज ऑलरेडी हो गई उसके लिए अकाउंट एनालिसिस में आपको लिस्ट दिखाई देगी
कि किन पार्टीज का पैन अभी बाकी है, क्योंकि 11 महीने की एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो किन पार्टीज का जो पैन है आपको ऐड करना है, और ये बहुत जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी इतनी ये डिटेलिंग हम निकाल पाएंगे जो ये सरकार ने मांगी है। लेकिन उसमें जो लिस्ट दिखाई देगी उसमें ध्यान रखें कि वो सिर्फ 50,000 से ज़्यादा वालों की नहीं है। उसमें जो कंडीशन रखी है कि कुल पेमेंट उस पार्टी को पूरे साल में 1,00,000 रुपए से ज़्यादा की अगर पेमेंट है तो वो उसका पैन आपको भरना है। ये अकाउंट एनालिसिस में वो लिस्ट आ रही है। चाहे छोटे छोटे कुछ पेमेंट्स को मिला के भी 1,00,000 हुआ तब भी उसका पैन हमें भरना है, क्योंकि अगर सब बड़ी बड़ी पेमेंट्स का हम पैन डलवा लेंगे और छोटी वाली का नहीं डलेगा तो 50 लाख तो नहीं पता लगेगा भी कैसे पूरा हुआ। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। आगे चलकर आप यही कोशिश करें कि जहाँ भी पेमेंट के टाइम पे बिल मिल रहा है, जैसा कि भाई जी ने बताया कि जीएसटी नंबर में पैन ऑलरेडी होता है, तो एंट्री करने के टाइम अटेंशन दें और पैन नंबर डाल ही दें। 50,000 भी हमें क्यों सोचना है, क्योंकि 50,000 से ऊपर भी भरेंगे तो उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो तब भी नहीं निकाल पाएंगे ना। जो नया साल शुरू होगा अप्रैल से, तो कोशिश यही करें कि हर बिल में जहाँ पैन अवेलेबल है वहाँ तो डाल ही दे पैन, जहाँ तक ले सके पैन। वहाँ गवर्नमेंट पेमेंट में एग्जम्पशन, माना एग्जम्पशन ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन जहाँ मैंडेटरी जैसे गवर्नमेंट के केस में पैन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हमें चलाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट के केस में खास ये होगी, दिक्कत आएगी। और ऐसे ही जैसे कोई स्पेसिफिक केस, जैसे कि अब कईयों का ऐसे सवाल आए, जैसे ये इसको कनेक्ट वन में लाया कि लैंडलॉर्ड है जो वो पैन नहीं देता है, अब उसमें क्या करें। साल का किराया 1,20,000 है, 10,000 रुपये महीना या 15,000 महीना है, तो 1,80,000 साल का पेमेंट है, तो 1,00,000 से ऊपर तो हो रहा है, तो क्या करें। तो उस केस में ठीक है, ये जेन्युइन है, और क्योंकि वो लैंडलॉर्ड को 50 लाख दे रहे हों सेंटर वाले, ऐसा तो होने का चांसेस नहीं है ना। एक ही वेंडर को 50 लाख, जब एक सेंटर 1,00,000 या 1.5 लाख या 2 लाख दे रहा है, तो पूरे इंडिया की ब्रांचेस उसी लैंडलॉर्ड को 50 लाख देंगे, उसकी संभावना 0.001% है। तो वह जेन्युइन केस में ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, बट अदरवाइज बाकी वेंडर्स में हमें नहीं पता, हमें लगेगा ये तो हमारा लोकल वेंडर है, कोई दूसरा भी उसको पेमेंट कर रहा होगा। जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हमें नहीं पता इतने सेंटरों में कौन किसको पेमेंट कर रहा है, तो वहाँ तो पैन नंबर हमें हर ट्रांजैक्शन में डालना ही है। तो ये 50 लाख का जो नया रूल आया, हमने उसकी बात करी। अब इसके बाद क्लॉज 31 में डिसअलाउंस की बात। कौन सा एप्लीकेशन जो कृष्णा भाई जी ने बताया कि सफल हुआ नहीं माना जाएगा, वो ऑडिटर को एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्टिफाई करके देनी है। जिसमें सबसे पहला, अभी टीडीएस का भी सेशन हुआ, क्या हमें क्लैरिटी हुई सबको कि टीडीएस कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है। तो टीडीएस नहीं काटा तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। टीडीएस काट लिया लेकिन उस टीडीएस की हमने पेमेंट सरकार को नहीं करी तो भी वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 एक दिन में एक पर्सन को। फिर डोनेशन अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉर्पस के रूप से दे रहे हैं, या डोनेशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को दी और उसके एम्स ऑब्जेक्ट्स और हमारी संस्था की एम ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में मैच नहीं करते, वो अलग है। इसीलिए हमने यही रूल रखा है कि हम किसी भी संस्था को नहीं डोनेट करते हैं, इस झंझट में हम नहीं जाएंगे। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, ये भी नहीं माना जाएगा। या फिर एप्लीकेशन जो हमने एज पर एम्स ऑब्जेक्ट्स खर्चा नहीं किया, जैसे भाई जी ने एग्जांपल दिया डिस्पेंसरी चलाने का, भी तो हमारे एम्स ऑब्जेक्ट्स में नहीं आता, उसके लिए कोई खर्चा करेंगे और जो नुकसान होगा वो तो होगा ही,
ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसअलाउ हो जाएगा बस इतना ही है, टैक्स पड़ेगा और भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन सबसे पहले ही यहाँ पे डिसअलाउ होगा। और जो अभी आज इसकी भी कैश बेसिस अकाउंटिंग में भी डिस्कशन हुई कि हमने खर्चा किया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी तो वो भी डिसअलाउ होगा, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो ये सारी रिपोर्टिंग। अब आया क्लॉज 41। डिसअलाउंस माना कि सरकार उसको एप्लीकेशन नहीं मानेगी। जो हम 85% की कैलकुलेशन में मान रहे हैं कि हमने 85% खर्च कर दिया, सरकार ने जिसको डिसअलाउ किया माना उसने उसको एप्लीकेशन में से हटा दिया। तो जितना सरकार ने हटा दिया एप्लीकेशन में से उतने पे फिर हमें कितना टैक्स है? 34.32% टैक्स देना पड़ेगा। तो हमें इस डिसअलाउंस की किसी भी कैटेगरी में, ये तो हमें याद हो गए होंगे अब सबको, 2 दिन से हम हर सेशन में कहीं ना कहीं घूम फिर के वो बात हमारे पास आ रही है, अब तो याद हो गए होंगे कि ये सारी बातों में हम कहीं भी फॉल नहीं करेंगे। अब आया सेक्शन 13(3). जैसे अभी भाई जी ने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात करी, तो इसकी भी रिपोर्टिंग, अभी बात कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, कि 13(3) में जो भी पर्सन्स आते हैं उनकी लिस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इतना ही नहीं, ऑडिटर उसको भी सर्टिफाई करेगा। जिसमें सबसे खास जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जिसको 50,000 से ज़्यादा लाइफ टाइम में जिन्होंने संस्था को डोनेशन दिया है, उसका नाम, उसका पैन और आधार नंबर अगर उसको अलॉट किया है, एड्रेस, ये जो इफ़ अलॉटेड है ना, कि अगर है कि नहीं, वो सिर्फ आधार के लिए लिखा है उसमें, पैन के लिए वहाँ पे नहीं लिखा है। अब किसी ने 10 साल पहले भी डोनेशन दिया था, उसका भी पैन नंबर सहित, अमाउंट सहित, टोटल अमाउंट आज तक जितना दिया, अब ये ऑडिटर इसको इस बार सर्टिफाई करके सरकार को भेजेगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो धीरे धीरे आपको उसकी गाइडेंस मिलेगी भी, कैसे कंप्लायंस करना। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है, और ख़ास हमारी संस्था में जहाँ इतने हजारों डोनर्स हैं तो प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन अब सरकार ने रूल ला दिया और मैंडेटरी है, तो हम अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करेंगे कि उसको कंप्लाई करना है। अब उसकी विधि आपको धीरे धीरे जैसे गाइडेंस मिलेगी, भाई जी बताएंगे कैसे कैसे इसमें हमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पिछले के लिए जो बेस्ट करना है वो तो करेंगे, आगे के लिए क्या करना है? आगे के लिए तो किसी को ATG लेना है, नहीं लेना है, ATG इंस्टीट्यूशन है, नहीं है, ये नियम बना ले कि जहाँ भी डोनेशन मिला है उसके लिए हम पैन लेना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक ये था ना कि अच्छा लेटर लेना है तो पैन लेना है, या ATG इंस्टीट्यूशन है तो लेना है। कई जगह पर हम थोड़ा सा कर जाते थे कि नहीं तो चलता है, लेकिन अब हमें इस सेक्शन की जो रिपोर्टिंग फॉर्म 10B में हो रही है उसके हिसाब से तो हमें हर डोनेशन के लिए पैन नंबर लेना ही है। वो होगा तभी सिस्टम कुछ रिपोर्ट निकाल के दे सकता है, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि किस सेंटर में, किस नाम से, किस डोनर ने कब कितना दिया, नहीं पता चल सकता। एक पैन ही ऐसी चीज़ है जो कॉमन यूनिक चीज़ हमें ऐसी मिलेगी जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसा बताया कि ट्रस्टीज़ है, तो ट्रस्टीज़ भी स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे। कोई रिलेटिव ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, या जिनको 50,000 से ऊपर दिया उनके भी रिलेटिव है, वो भी स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे। अब रिलेटिव की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स में दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो ये स्पेसिफाइड पर्सन है 13(2) सेक्शन 13, इसमें उन ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताया गया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस माना जाएगा, जिसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। जैसा कि सबसे पहला बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन की हम यूज़ के लिए दे रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन्स को, और कोई रेंट या कोई कॉम्पेंसेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसको स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में
इंक्लूड किया जाएगा और ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। भाई इसका बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म 10B में ऑडिटर के लिए, जिसे भाई जी ने बताया कितने दिन के लिए वो रहे, बाहर मार्केट में अगर ऐसी जगह पे रहते तो उसका कितना रेंट होता, ऐसी ऐसी बहुत अजीब सी बातें हैं, लेकिन यस ये प्रैक्टिकली लॉ में है और ऑडिटर को सर्टिफाई करनी है। इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम, बहुत बार होता है कि बीके भाई बहनों से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो बीके भाई बहन स्पेसिफाइड पर्सन नॉर्मली होगा ही, 50,000 से ऊपर डोनेशन दिया होगा, तो क्या वो प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल जो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की है मार्केट में उससे ज़्यादा खरीदी है, एडिक्वेट से ज़्यादा, एक्सेस में खरीदी है, तो ये भी चेकिंग होगी, तो इसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। या प्रॉपर्टी बेची है और कम पे बेच दी है तो भी रिपोर्टिंग होगी इसमें। या कोई इनकम या कोई प्रॉपर्टी जो यज्ञ की हमने इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को डाइवर्ट कर दी। अब डाइवर्ट करना क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने बताया कि जो इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कंपनीज में जा रहे हैं, टीडीएस ना कटे इस चक्कर में बहन ने बोला कि चलो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं यज्ञ को डोनेट कर दूंगी। अब उसको सरकार कैसे चेक करेगी कि डोनेट हुआ कि नहीं हुआ? सरकार तो ऐसा रास्ता नहीं अलाउ करेगी ना। अब ऐसे अगर केसेस में कुछ इनकम कंपनी ने ट्रांसफर करी है और कल को कंपनी के ऑडिट में या कभी भी वो बात निकल के आती है तो उसको डाइवर्जन माना जाएगा। या जैसे कल भाई जी ने एक एग्जाम्पल ली थी, कोई ऐसी जगह होती है जहां पर संस्था के नाम पर प्रॉपर्टी लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो उस स्पेसिफिक केस में मजबूरी में, क्योंकि सेंटर है, चलाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो बहन के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की स्पेसिफिकली छुट्टी दे दी। लेकिन जैसे कल भाई जी ने बताया कि उस बहन को भी इनकम टैक्स में नोटिस आ गया कि ये प्रॉपर्टी कहाँ, कैसे, आपने इतनी इनकम कुछ है नहीं और प्रॉपर्टी आपने कैसे ले ली। तो ये फिर केस आया, अब बातचीत होगी, असेसमेंट की हेयरिंग होगी, तब जाके हम प्रूफ करेंगे कि हाँ जी इसमें डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है। ये बाद की बातें हैं, लेकिन पहले तो मुसीबत सिर पे आ गई जब नोटिस आएगा। तो इस तरह की ये सारे इसमें मैंने पॉइंट्स नहीं कवर किए इस सेक्शन के, इस सब सेक्शन में और भी बातें लिखी गई हैं कि कहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी, लेकिन ये मुख्य बातें हैं जो रूटीन में ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, तो हमें इनका बहुत ख्याल रखना है। अब आप कहेंगे कि हम भी तो यज्ञ में रह रहे हैं, खाना पीना रहना सब यज्ञ में हो रहा है, तो हम भी स्पेसिफाइड पर्सन हैं, हमने भी तो कभी ना कभी 50,000 से ऊपर तो डोनेट किया है। किसी ना किसी ने कभी सेंटर में, कभी मधुबन में, पूरे जीवन काल में तो डोनेट किया होगा 50,000 से ज़्यादा, मैक्सिमम ने किया होगा। तो क्या हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल होता है? देखा जाए तो ये होता है, लेकिन हमने कई इनकम टैक्स एक्सपर्ट से इसके लिए डिस्कशन करी, पूरा उनको डिटेल में सिचुएशन बताया, तो देन दे सेड कि बिकॉज वी आर डेडिकेटेड, हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, इसलिए यज्ञ हमारा खर्चा कर सकता है। और दूसरा डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इस सेक्शन में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे समर्पित भाई बहनों का जो खर्चा है। और जो बाकी भाई बहन आते हैं उसमें भी हम किसी को स्पेशल बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। अब बाबा मिलन के लिए आए, प्रोग्राम्स के लिए आए, खाना पीना रहना तो उनको भी दे रहे हैं, लेकिन सबको इक्वली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे। कोई बाहर होटल में रुक रहा है, प्रोग्राम अटेंड करने आया है, किसी खास को हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना। तो ये भी एक्सपर्ट से हमने राय ली, तो वो जेन्युइन माना जाएगा, वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इसमें रिपोर्ट होंगी। इसके बाद है क्लॉज 46 एंड 48। ज़्यादा हैवी तो नहीं लग रहा टॉपिक? थोड़ा ही है इसमें, क्योंकि ज़्यादा हमने कवर नहीं किया। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है,
सिर्फ उतना ही आपको बता रहे हैं, पूरा 49 क्लॉज बता के तो क्यों इतना हैवी करना है किसी को। तो अब इसमें जो क्लॉज 46 एंड 48 है, ये क्या कह रहा है, क्या रिपोर्टिंग हमें करना है। इसमें 46 में है सेक्शन 269 SS। ये कहता है कि अगर हम कोई लोन, कोई डिपॉजिट या कोई स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट करते हैं, माना लेते हैं, और स्पेसिफाइड सम का उन्होंने बताया एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, माना जमीन मकान के लिए बेचने के लिए हमें एडवांस दिया खरीदार ने। प्रॉपर्टी बाद में बिकी नहीं बिकी उससे मतलब नहीं है, बाद में पैसा वापस कर दिया कोई मतलब नहीं है, एडवांस आ गया ना, तो इसमें आ गया। तो इन तीनों में से कुछ भी, या तीनों में 5-5 हज़ार करके 10-10 हज़ार करके कुछ भी, टोटल अगर 20,000 या उससे ज़्यादा हमने लिया और वो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा है, बचा क्या, कैश या बियरर चेक, तो वो अगर है तो ये सेक्शन लागू हो जाएगा। तो उन सब की रिपोर्टिंग हमें इसमें करनी पड़ेगी। और सिर्फ रिपोर्टिंग की बात नहीं है, जितना भी हमने पैसा लिया इन मोड्स में, इक्वल उसके 100% पेनल्टी इनकम टैक्स में लगेगी। मैंने 5 लाख रुपया एडवांस लिया, इन मोड्स में नहीं लिया, तो 5 लाख की पेनल्टी मुझे देनी है, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस वो सारे रहेंगे, ये एडिशनली सरकार ने लेनी है। और इसी के साथ जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 269T, जो क्लॉज 48 में है, इसमें उसका रीपेमेंट उन्होंने कवर किया। अब लिया तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड से 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन जब वापस किया तो मैंने कैश में कर दिया, बियरर चेक से कर दिया, तो भी वायलेशन है और 100% पेनल्टी इसमें लगेगी। तो ये जब भी हम कोई लोन्स हमारे यहाँ होते नहीं हैं, लेकिन डिपॉजिट्स हो सकता है किसी कारण से, किसी चीज़ के लिए हमने डिपॉजिट किसी से लिया हो, और स्पेसिफाइड सम तो नॉर्मली प्रॉपर्टी बिकती है तो होता ही है, एडवांस तो प्रॉपर्टी में लेना ही होता है, तो इसका हमें खास ख्याल रखना है। बेयरर चेक, जैसा कि कल भाषा दीदी ने भी कल चेक के बारे में बताया था, अकाउंट पे ही चेक जो होता है उसमें क्रॉस करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं, या उसमें बीच में लिखते हैं अकाउंट पे ही चेक लिखते हैं। लेकिन बेयरर चेक में कुछ नहीं होता है, आप सेल्फ का चेक भी होता है, और या फिर आप किसी को नाम से भी चेक काट के अगर देते हैं, तो वो चेक अगर कोई लेके जाएगा बैंक में तो उसके बेस पर कैश विड्रॉ भी करा सकता है। उस पर अगर वो डबल लाइन लगाना भूल गए हैं, तो कल दीदी ने इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई थी कि हमें अकाउंट पे ही चेक से ही ट्रांजैक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग में आएंगी। इसके बाद क्लॉज 47, जब से मोदी जी आए सरकार में, तो उन्होंने काफ़ी लॉज में चेंज किया कि कैश ट्रांजैक्शंस को हमने किसी ना किसी रीति से बंद करवाना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कैश के रूट से हो रहा है। चाहे डीमोनेटाइजेशन हुआ उन्होंने किया, और ये सेक्शन भी नया लेके आए, सेक्शन 269 ST। 20,000 था उन 3 चीज़ों के हिसाब से, लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम का, लेकिन जनरली माना किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने लिमिट लगा दी कि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते हैं। अब ये नहीं लेना किस रीति से है, फिर उन्होंने आगे इसका बताया, किसी एक पर्सन से एक दिन में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम हर दिन 1-1 लाख रुपया ले लेंगे तो अपना तो काम हो जाएगा पूरा। अगर कैश में किसी को लेना है तो हमें तो नहीं लेना, हम तो कैश में नहीं डील करते इतना, अगर लेना है तो ले सकते हैं। फिर उन्होंने और बोला, या इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, माना किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए वो पेमेंट्स आ रही हैं, फिर रोज 1-1 लाख भी ले लोगे तो उसको टोटल कर लेंगे वो। अब ये भी चलो ठीक है, ये भी कोई ना कोई लोग मैनेज कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला
इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। अब ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, भले ट्रांजेक्शन्स अलग अलग भी हैं लेकिन वो एक ही इवेंट है। तो इन सबको अगर साथ में पढ़ के देखेंगे तो हम पूरे साल में किसी से भी 2 लाख या उससे ज़्यादा की कैश नहीं ले सकते हैं। यहाँ साल वर्ड यूज़ नहीं किया है, कल को कोई सेक्शन पढ़ के बोलेगा कि साल नहीं लिखा है, लेकिन इन तीनों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, तो ये पूरे साल का आपको देखना होगा। इसीलिए अगर आप अकाउंट एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे और कैश डोनेशंस आप लेते हैं तो 50,000 से ज़्यादा की जो भी कैश डोनेशन आपने ली है आपको अकाउंट एनालिसिस में दिखाई देंगी। और आपसे ऑडिट के टाइम पे ये चीज़ पूछी जाती है कि कल को अगर इनकम टैक्स का नोटिस उस भाई को आएगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि हमने कैश दिया था, बाद में वो कहें जी हमने तो दिया ही नहीं। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसलिए हमने 2 लाख नहीं रखा, हमने 50,000 रखा। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम 50,000 करके 6-7 बार ले लें फिर साल में। इज इट अलाउड? नहीं। इसलिए हमने लेना ही नहीं है, कैश को अवॉइड ही करना है। उसके बाद लास्ट क्लॉज नंबर 49, जिसमें टीडीएस के बारे में, अभी पहले क्लॉज 19 आया था जिसमें इनकम के ऊपर का टीडीएस था। अब यहाँ क्लॉज 49 में जो टीडीएस हमने काटा, जो भी पेमेंट्स भुगतान के ऊपर हमने टीडीएस काटा, उस सारे टीडीएस की रिपोर्टिंग फॉर्म 10B में होगी। माना ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं जिस पे टीडीएस कटता है। माना ये फॉर्म 10B देखने में तो क्या 10, 15, 20, 25 पेज का एक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन वो भरने के बाद पूरी डिटेल के साथ ये 200, 500, 1000, 2000 कितने पेज का फॉर्म 10B विद एन एक्सचर बनेगा, कह नहीं सकते हमारी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से। इतनी रिपोर्टिंग, और वो एक्यूरेट 100% होनी चाहिए। कितना, कौन सा उसका टैन नंबर क्या है, सेक्शन, किस नेचर की पेमेंट हुई है, किस सेक्शन में हुई है, टोटल अमाउंट कितनी पे हुई। जैसे 100 रुपये की पेमेंट हुई, उसके साथ 18 रुपये जीएसटी भी पे किया तो 118 की पेमेंट हुई, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस कितने पे काटना था, 100 रुपये पे, वो अलग से रिपोर्ट करना है। 100 पे काटना था, जो रेट्स डिफाइंड है। हमने कितने पे काटा, हमने काटा 80 पे, कुछ अंडरस्टैंडिंग का गैप था, हमने कम पे काटा, तो वो 80 भी वहाँ पे हमें लिखना है। फिर कितने पे हमने कम रेट से टीडीएस काटा, कितनी अमाउंट पे काटना, 10% पे था, 2% पे काट दिया गलती से, वो भी इसमें रिपोर्ट होगा। तो पूरी जानकारी वो सरकार हमारे से, माना ऑडिटर से, वो कलेक्ट करेगी, फिर उसको प्रोसेस करेगी, फिर वो टैक्स की जो नोटिस भेजती, वो सारा अपना उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे वो सारा काम करती है। और इसमें जो रिटर्न्स भरते हैं हम टीडीएस की, वो रिटर्न भरी नहीं भरी तो किस डेट में भरी, ड्यू डेट से पहले भरी, सारी जानकारी सरकार को, माना जितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो समराइज्ड फॉर्म में इसमें ले रहे हैं, फॉर्म 10B में। तो सिंपल ऑडिट रिपोर्ट ना होके ये पूरा टैक्स ऑडिट हो गया, पूरा रिटर्न का ऑडिट हो गया, सब कुछ उनको हमें 10B में ऑडिट के साथ देना है। और कोई भी वायलेशन होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, मैनुअली कुछ नहीं है, सारा डेटा लिंक्ड है, तो उनको टाइम नहीं लगता इस डेटा को प्रोसेस करके कोई भी इसमें से चीज़ निकाल के नोटिस देने में। तो मतलब इतनी हमें एक्यूरेसी अपने एंट्रीज करने में या पूरे प्रोसेस में जो लेके आनी है, इस लेवल तक की एक्यूरेसी। तो ये ब्रॉडली हमने फॉर्म 10B को थोड़ा सा, क्योंकि इतने दिन से चर्चा हो रही थी, तो क्या चीज़ें इसमें कवर हुई हमने उसको लिया। अभी ITR 7, इनकम टैक्स रिटर्न, जो धार्मिक संस्थाओं को भरनी है वो फॉर्म 7, ITR फॉर्म 7 में भरनी होती है। अब इसमें क्या नया आया,
वैसे तो इसमें पिछले साल बहुत चेंजेस हुए थे, पिछले साल भी ये फॉर्म रिवाइज हुआ था, छोटा सा फॉर्म होता था, उसको बहुत इन्होंने रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करी थी लास्ट ईयर में ही। लेकिन इस साल भी उन्होंने कुछ चेंजेस करे। इसकी नोटिफिकेशन वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी, मार्च लिखा है यहाँ से, 14 फरवरी 2023 को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। तो हमने तो बैठ के इसी को ही पढ़ा था। तो इसमें क्या मांगा इन्होंने, इसमें ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो क्या क्या रिपोर्टिंग्स रहती हैं, जितनी भी इनकम है, खर्चे हैं, बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं, जितने भी संस्था में बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे बैंक अकाउंट्स की भी लिस्टिंग उसमें जाएगी। जितनी भी संस्था में एफडीज हैं वो सारी भी एक एक नंबर सहित, एफडी नंबर सहित आईटीआर में जाएंगी। फिर इसमें, क्योंकि ब्रॉडली बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं फॉर्म 10B में कवर करी हैं, वही चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी है, लेकिन इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये फाइनल वो सार रूप में जो इनकम टैक्स को इंस्टीट्यूशन की तरफ से जा रहा है वो ITR 7 ही है। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने बनाई है, संस्था क्या दे रही है अपने पूरे साल का, इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, अकाउंट्स बनाया, वो ITR 7 है जो सरकार को दे रही है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इनकम की शेड्यूल VC में भरेंगे, कॉर्पस की शेड्यूल J में भरेंगे, अदर इनकम है, एक्सपेंसेस है, पूरा डिटेल्ड उसमें हमें सारा देना होगा। और इस बार एक नया शेड्यूल आया है, शेड्यूल R, जिसमें उन्होंने कॉर्पस की रिकंसिलेशन मांगी है कि आपका कॉर्पस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिख रहा है और जो ITR में शेड्यूल J में कॉर्पस की डिटेल दी है उनमें आपस में अगर कोई गैप है तो वो रिकंसाइल करके हमें उनको देना होगा। और लास्ट डेट आपको मालूम है जैसा कि 31 अक्टूबर हर साल इसकी लास्ट डेट होती है ITR रिटर्न की, लेकिन 31 अगस्त हमें मान के चलना है क्योंकि फॉर्म 10 भरने की लास्ट डेट इन्होंने चेंज कर दी इस साल से। तो अब रिटर्न की भी हम बोल सकते हैं कि लास्ट डेट अब 31 अगस्त ही है। अभी एक दो क्वेश्चंस पोल के रूप से। अब पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें प्राइस नहीं है, जस्ट क्लैरिफिकेटरी। भेज दिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कनेक्ट 1 में किसी भी पार्टी की पेमेंट एंट्री करने से पहले पैन अनिवार्य कर दिया है। अकाउंट एनालिसिस में निम्नलिखित कौन सी पार्टियां दिखाई देंगी जिनका पैन एड्रेस बुक में नहीं है? इनमें से पॉइंट जो ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम आंसर्स तो आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट जितने ज़्यादा ऑप्शंस दो उतना रिजल्ट डिवाइड हो जाता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी ऑप्शंस। माना, अब आप देखिए पहला ऑप्शन क्या था, 50,000 से अधिक। एक्चुअली इसमें प्राइस नहीं था तो हम आराम से कर सकते थे ऑप्शंस पढ़ के। सबने फटाफट पहला ऑप्शन देखा और क्लिक कर दिया, वो राइट है। लेकिन सेकंड में क्या बोला, अगर टोटल 1 लाख से ऊपर हुआ पेमेंट्स का तब भी अकाउंट एनालिसिस में दिखाई देगा। और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला, एक पेमेंट 50,000 से ऊपर है और बाकी कम भी है और 1 लाख से कम है तो भी एक पेमेंट तो है ना 50,000 से ऊपर। तो उपरोक्त सभी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो प्राइज विनिंग क्वेश्चन है। स्क्रीन पे भी मैं शो कर रहा हूं ताकि आंसर आप सोच लीजिए। इसका पोल अभी शेयर कर रहे हैं, शेयर कर दिया।
मैक्सिमम आंसर्स काफ़ियों का बाकी है, ठीक है, आराम से। ठीक है, तो ये आंसर आप सबने दे दिया। इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, बाकी सभी वायलेशंस माने जाएंगे। सिर्फ समर्पित भाई बहनों वाला जो है वो वायलेशन, हमने जैसा कि अभी डिटेल में डिस्कस किया, वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो जो भी विनर होगा वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो आई थिंक अभी फॉर्म 10 भी, जिसमें हमें सबको मिलके काफ़ी कुछ करना है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सबको आई होप क्लियर है अभी इसमें चीज़ें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत छोटी छोटी बातों को निखिल भाई जी ने क्लियर किया, और जो भी पैन नंबर है, टैन नंबर है, इन सभी बातों का TDS है, उसका भी उन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया। तो थैंक यू। ओम शांति। सभी को 4